नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेहद अहम जानकारी के साथ। बता दें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने की कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात। मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मल्लिकार्जुन खड़गे से। केसी वेणुगोपाल से भी मिले हैं करण मारा। प्रदेश कार्यकारिणी घोषित करने को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। तो केसी वेणुगोपाल से मिले हैं करण मारा। प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की है, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने। और प्रदेश कार्यकारिणी घोषित करने को लेकर चर्चा हुई है इनके बीच में। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की है। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे से करण मारा ने मुलाकात की है और ये मुलाकात की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। बता दें कि केसी वेणुगोपाल से भी करण मारा मिले हैं और इस बीच इन लोगों के बीच में बात जो हुई है वो प्रदेश कार्यकारिणी घोषित करने को लेकर बात हुई है, चर्चा हुई है, विचार विमर्श हुआ है। तो केसी वेणुगोपाल से भी करण मारा ने मुलाकात की है और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष ने मुलाकात की है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष ने मुलाकात की है। ये मुलाकात की तस्वीरें हैं। और बीजेपी के चेहरे से विधायक किशोर उपाध्याय की पोस्ट ने एक बार फिर से उत्तराखंड के सियासत को गर्मा कर रख दिया है। दरअसल बीजेपी विधायक ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार से उत्तराखंड को शांति बोनस देने की मांग की है। साथ ही कहा है कि भौगोलिक विषमता को भी परिसीमन का आधार माना जाए। राज्य में विधानसभा की सीटों को 70 से बढ़ाकर 101 किया जाए। लोकसभा की 5 से बढ़ाकर 11 की जाए। प्रदेश के विकास खंडों का नए सिरे से परिसीमन करते हुए उनकी संख्या बढ़ाई जाए। तो देहरादून डीएम सोनिका सिंह ने कावड़ यात्रा को लेकर ऋषिकेश के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कावड़ पार्किंग में व्यवस्थाएं दुरुस्त न मिलने पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। साथ ही जल्द से जल्द अव्यवस्थाएं दूर करने के निर्देश दिए। कावड़ यात्रियों के लिए जल, पार्किंग, शौचालय, स्वास्थ्य समेत तमाम व्यवस्थाओं को मुकम्मल रखने के निर्देश भी दिए गए। हो गई है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा पानी भरा हुआ है और थोड़ा जो छोटे मोटे इश्यूज हैं, जैसे टॉयलेट नहीं था वहाँ पे, वो सब बता दिया गया है। और हेल्थ के भी जो कैंप्स लगने हैं, एक तो यहाँ लगना था तिराहे पे और एक जो हमारी दोनों पार्किंग से वहाँ लगना था, तो उसके भी इंस्ट्रक्शन दे दिए गए। लाइट की व्यवस्था है जिला पंचायत के द्वारा जो रोड पे की जा रही है उसको भी देख लिया गया है। और बाकी रोड के लिए जो रोड में कहीं भी कोई अनड्यूलेशन या कोई इशू है तो वो हमारे साथ दोनों एक्सीएम है। और उत्तराखंड की बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब नया मोड़ आ गया है। अंकिता के परिजनों ने सरकार से सरकारी वकील को बदलने की मांग उठाई है। अपनी बेटी के लिए न्याय की आस लिए बैठे मां बाप अब हताश हो चले हैं और उन्होंने आत्मदाह की चेतावनी तक दे डाली है। ऐसे में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान सामने आया है। हरीश रावत ने कहा है कि सरकार ने यदि सरकारी वकील नहीं बदला तो इसके विरोध में वो कोटद्वार में अगली सुनवाई पर उपवास में बैठेंगे। पूर्व सीएम के इस बयान पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने हरीश रावत पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि हरीश रावत लगातार अकेले ही उपवास करते हुए नजर आते हैं और जहां भी चुनाव में खड़े हुए लगातार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, इसलिए उनका नाम हारदा पड़ा है। तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। हरीश रावत जी लगातार उपवास और अलग अकेले ही उपवास करते नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने हर जगह जहां जहां चुनाव में खड़े हुए लगातार हार का ही सामना करना पड़ा है, इसलिए उनका नाम हारदा ही रखा गया है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि अकेले ही कांग्रेस में खड़े रहते हैं। उनके साथ उनके कार्यकर्ता भी चार नजर आते हैं। और जहां तक अंकिता हत्याकांड का मामला है उस पर सरकार पैनी नजर बनाए हुए, इसीलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला भी गया हुआ है। और जहां तक उनके परिजनों का सवाल है उस पर मुख्यमंत्री जी लगातार अपनी दृष्टि बनाए हुए हैं और जल्द ही एक अच्छा फैसला निकल। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की जिस तरीके से हरिद्वार में दरिंदगी के बाद निर्मम तरीके से हत्या की गई और पहले दिन से ही आपने देखा, चाहे रात को वहां पर बुलडोजर चलाने का मामला हो, चाहे पोस्टमार्टम का मामला रहा हो, या वीआईपी के नाम पर
जांच की बात हो, लगातार सरकार लीपापोती और थोपने का काम करती रही है, जनता को गुमराह करने का काम करती रही है। बेटी अंकिता भंडारी के माता पिता लगातार जो ट्रायल चल रहा है अदालत में, वहां पर जो है वकीलों पर पक्षपात का आरोप लगा। और मसूरी के छावनी परिषद लंढोर स्थित मलिंगार क्षेत्र में पिछले देर रात एक अज्ञात व्यक्ति ने महिला पर जानलेवा हमला कर लूट की कोशिश की, लेकिन महिला ने हौसला दिखाते हुए युवक से भिड़ गई। लेकिन इस छीना झपटी में महिला का एक दांत टूट गया और उसे गंभीर चोटें आई है। वहीं आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। मामले की सूचना लगते ही पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। घर आ रही थी, घर पहुंचने वाली थी, सीढ़ियों पे पहुंची, वहां पे एक आदमी खड़ा था, मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, अंधेरा हो रखा था और उसने मेरा सीधा पीछे से मुंह दबा दिया, मुंह बंद कर दिया और खींच के मुझे दूर तक लेके गया। फिर मैं उससे छुड़ाने की अपने आप को कोशिश कर रही, मगर वो इतना तेज पकड़ रखा था कि मुझे वहां तक खींच के ले गया और जमीन पे एकदम लिटा दिया। और फिर उसने मेरा मुंह बंद कर रखा था, गलती से उसकी उंगली मेरे मुंह में चली गई। फिर वो मैंने दांतों के बीच में उसकी उंगली दबा दी। अब उसने अंगूठी पहनी थी या क्या, उसने इतने जोर की झटका मारा कि मेरा दांत ये पूरा बाहर निकल गया। तो किसी पे नहीं है, लेकिन हुआ तो बहुत गलत है। रात को मेरी वाइफ दुकान से आती है, कल इन केस में जा नहीं पाया लेने के लिए उसको, तो या तो पहले से ताक पे बैठा था या क्या था, पैसे भी थे उसके पास, दुकान की जो सील करी होगी उसने। अब ये लूट के इरादे से आया था, लेकिन जिस तरह से वो बता रही है कि उसने बस पीछे से आके उसको दबोचा है, ना उसकी शक्ल दिखी है ना आवाज आई है, उसकी उंगली इसने काटी है और मतलब इतनी जोर से काटी कि वो चिल्लाया तक नहीं है। और विपक्षी पार्टी कांग्रेस भले ही धामी सरकार पर लाख आरोप लगा ले, लेकिन पार्टी के विधायक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली से खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिना किसी भेदभाव के सभी विधायकों के क्षेत्र में विकास के काम कर रहे हैं। सीमांत क्षेत्र धारचूला के कांग्रेस विधायक हरीश धामी की माने तो जो मुख्यमंत्री ने विधायकों से उनके क्षेत्रों के प्रमुख विकास कार्यों से जुड़े हुए 10 प्रस्ताव मांगे थे, उनमें कुछ प्रस्तावों पर सहमति मिल चुकी है, लेकिन अभी वन विभाग की क्लियरेंस मिलना बाकी है। ऐसे में वो काम भविष्य में धरातल पर उतर पाएंगे। साथ ही कांग्रेस विधायक ने कहा है कि पूर्व में जो काम उनकी तरफ से दिए गए थे, उन कामों पर धामी सरकार ने बजट जारी कर दिया है, जिससे क्षेत्र में सड़क और विकास के काम होने लगे हैं। सड़कों में शासनादेश हुआ है, लेकिन स्टेटस तब हम उसको मान पाएंगे जब वन भूमि क्लियरेंस के बाद उसका जो है टेंडर की प्रक्रिया हो जाए, तो तब उसको हम जो है क्लियरेंस मानेंगे कि वास्तव में ये सड़कों का काम हो रहा है। बाकी अभी तक जो काम हो रहे हैं तो वो पुराने जो सड़कें थे उसी में सरकार की ओर से पैसा मिला है। तो निश्चित तौर पे ऐसा कह सकता हूँ कि भाई अभी तक जो पिछले 5 साल में हमें 17 से 20-21 तक जो हमको जो है परेशानियों का सामना करना पड़ा, अभी उतना नहीं है, बल्कि अभी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 2 साल मुख्यमंत्री पद पर हो चुके हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धर्मांतरण कानून, नकल विरोधी कानून, अतिक्रमण अभियान जैसे कई ऐतिहासिक फैसले लिए, लेकिन कांग्रेस मुख्यमंत्री के 2 साल के सफर को विफलतापूर्ण बता रही है। कांग्रेस का आरोप है कि इन 2 सालों में कोई भी लाभकारी योजना भाजपा सरकार ने प्रदेश की जनता को नहीं दी है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने पुष्कर सिंह धामी को जुमलाबाजी की सरकार बताते हुए हर समाज वर्ग को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। तरह से विफलता के 2 साल के रूप में मैं इसको देखती हूँ। पुष्कर सिंह धामी जी खुद बताए, समाज को बांटने और तुष्टीकरण के अलावा उन्होंने स्वयं की कोई नीति इन 2 सालों में बनाई हो जो राज्य हित में हो, जनहित में हो। महिला वर्ग के लिए, युवा वर्ग के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, मजदूरों के लिए कोई ऐसी नीति है जो धामी जी ने बनाई है इन 2 सालों में? सारी केंद्र की नीतियों पर अपनी वैतरणी पार करने की कोशिश धामी जी लगातार करते नजर आए। धर्मांतरण कानून ले लीजिए या लव जिहाद, लैंड जिहाद या यूसीसी ले लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ शिगुफा भर है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि जैसे ही केंद्र सरकार का यूसीसी आएगा, धामी जी का यूसीसी रद्दी की टोकरी में चला जाएगा। फिर पता नहीं क्यों बेजा इतनी एक्सरसाइज की जा रही है, जनता की आंखों में भी धूल झोंकी जा रही है, विपक्ष के भी और मीडिया के भी। धामी जी को मेरी चुनौती है कि इन 2 सालों में सड़क के गड्ढे के ऐप के अलावा, बरसात के ऐप के अलावा या फिर सी प्लेन और बुलेट ट्रेन के अलावा
कोई भी जुमलेबाजी अगर आपने करी हो जो धरातल पर उतरी हो, वो कृपया हमारे सामने रखें पूरी तरह से। और कटीमा में ब्लॉक सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। तहसील दिवस में पहुंचे जिलाधिकारी उधम सिंह नगर ने आम जनता की समस्याओं को सुना, जिसमें जनता ने बिजली, पानी, सड़क के साथ ही बरसात का मौसम होने के कारण जलभराव जैसी समस्या दर्ज कराई, जिस पर जिलाधिकारी ने दर्ज कराई गई समस्याओं को तत्काल प्रभाव से निस्तारण के अधिकारी को निर्देश दिए, जिसके जल्द समाधान के लिए डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जनता की व्यक्तिगत समस्याएं हैं और थोड़े बहुत या कह लीजिए कि उस पर ध्यान दे दिया जाए तो निराकरण हो जाए। और पूरे ज़िले में तहसीलों में तहसील दिवस किया जाता है और जिलाधिकारी भी एक तहसील दिवस में जाते हैं। उसी कड़ी मैंने यहाँ के तहसील दिवस में, मेरा पहला तहसील दिवस है, हमने भाग लिया। जो शिकायतें आई हैं लगभग 60 के करीब हैं। उन शिकायतों में किस तरह की शिकायतें हैं, किस प्रकृति की हैं, मैंने ध्यान दिया है। तो अब वो कुछ तो समय के हिसाब से भी होती हैं। हल्द्वानी में हर महीने के पहले मंगलवार को लगने वाला तहसील दिवस में जनता दरबार केवल औपचारिकता बनकर रह गया है। तहसील दिवस में फरियादी चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन उनकी फरियाद का समाधान नहीं होता है। मंगलवार को भी हल्द्वानी तहसील में सड़क, बिजली, पानी, पेंशन जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं को लेकर लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन जनप्रतिनिधियों का भी यही कहना है कि ये जनता दरबार केवल औपचारिक मात्र रह गया है। इस दरबार में आने वाले अधिकारी जनता की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेते और समाधान भी नहीं होता है। दिवस पर मौके पर अधिकारी नहीं होते हैं, तहसील में उपस्थित होते हैं और यहीं पर उनकी सुनवाई होती है और निस्तारण का प्रयास होता है। मौके पर अगर अधिकारी उपस्थित नहीं होते हैं, उस संबंध में कोई शिकायत अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है। अगर प्रस्तुत की जाती है तो उसमें जो भी नियम सम्मत होगा कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक तहसील दिवस में प्रस्तुत शिकायतों का संबंध है, उसमें जितनी भी शिकायतें आ रही हैं, विभाग अगली तहसील दिवस से पूर्व उसके जो निस्तारण की सूचना से अवगत करा रहे हैं। आज भी बहुत सारी शिकायतें जो पिछले तहसील दिवस में उठाई गई थी, उनके निस्तारण की सूचना दी गई है और कई का बहुत संतोष। पहले मंगल को, महीने के पहले मंगल को सरकार का, कोई भी सरकार रही हो, भाजपा की रही हो या कांग्रेस की रही हो या किसी अन्य दल की रही हो, उनका मकसद था कि आम जनता जो सरकारी कार्यालयों में धक्के खाती फिरती है वो ना खाए और किसी भी ऑफिस में जाए तो वहाँ अधिकारी नहीं मिलता। इसलिए सरकार ने एक आदेश निकाला कि हर तहसील के अंदर तहसील दिवस का आयोजन होगा और तहसील दिवस में लगभग 20 से लेकर 25 विभाग के अधिकारी आएंगे, जैसे पानी है, बिजली है, सड़क है, स्वास्थ्य है या और अन्य विभाग हैं जो आएंगे। लेकिन देख रहे हैं हम, पिछले कुछ महीनों से हमारी जनता आ रही है समस्या लेकर, तो वो अधिकारी वो हमें ना तो ऑफिस में मिल रहे हैं और ना वो तहसील दिवस में आ रहे हैं। पिछली बार भी हमने इनको ज्ञापन दिया था और कहा था कि तहसील दिवस में जो अधिकारी आने चाहिए वो क्यों नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ से लेटर डीएम की तरफ से हमने भिजवाया था और एसडीएम साहब की तरफ से भिजवाया था, तो आज विभाग के अधिकारी कुछ लोग आए। तो उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा है कि आज राज्य में विपक्षी पार्टी कांग्रेस अपने ही नेताओं के कलह में उलझी हुई है, जिसमें हरक सिंह रावत और हरीश रावत की लड़ाई सबसे ज्यादा चल रही है। ऐसे में विपक्ष को सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े करने से पहले अपने नेताओं के कलह सुलझानी चाहिए और फिर सरकार पर आरोप लगाना चाहिए। लेकिन आमतौर पर यहाँ देखा जा रहा है कि हरक सिंह रावत कब अपने ही पार्टी के नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दे। गाहे बगाए कब अपनी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर देते हैं वो उन्हीं को पता नहीं होता है। हरक सिंह जी और हरीश रावत जी पहले एक दूसरे की गुत्थम गुत्था से सुलझ ले, फिर विपक्षी पार्टियों पर हमला करें तो देखा जाता है। लेकिन हरक सिंह जी तो कहाँ पर क्या किस पर हमला कर दें, कब अपनी ही पार्टी पर हमला कर दें, ये वही नहीं जानते। तो हरक सिंह जी पहले ये सुनिश्चित करें कि उनके दोनों रावतों की लड़ाई अगर जो सुलह हो गई है तो बात करें। और वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी सरकार के 9 साल बेमिसाल के तहत प्रदेश भर में तरह तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं और महाजनसंपर्क अभियान भी किया जा रहा है। इसी क्रम में जसपुर के दुल्हन पैलेस में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टिफिन बैठक का आयोजन किया, जिसमें पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल के साथ साथ सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान बैठक में मोदी सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की गई। पार्टी का पूरे देश के अंदर जो 9 साल मोदी सरकार के हैं उसकी
उपलब्धियां बताने के लिए महासंपर्क अभियान चल रहा है और उसी के अंतर्गत विभिन्न प्रोग्राम जो पार्टी द्वारा आए हैं उसमें एक टिफिन बैठक का भी कार्यक्रम है। तो ये दूसरी टिफिन बैठक हमारी इस विधानसभा में हो रही है और बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता इसमें अपना अपना भोजन घर से बना कर लाए हैं और यहाँ पर मोदी सरकार की जो उपलब्धियां उस पर चर्चा हो रही है, आपस में मिलन जुलन हो रहा है और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर काम हो रहा है। उत्तरकाशी के धरासू बनचोरा मोटर मार्ग पर मोरगी बैंड के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और एक घायल हो गया है, जिसके इलाज के लिए चिन्यालीसोड अस्पताल भेजा गया है। बता दें कि सड़क से अनियंत्रित होकर 400 मीटर खाई में गिरी कार हादसे में मृतक और घायल एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। और दून अस्पताल में अल्ट्रासाउंड को लेकर फिर मारामारी देखने को मिल रही है। दरअसल ओपीडी में तैनात रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर चोट लगने के कारण छुट्टी पर है, जिससे अल्ट्रासाउंड को लेकर समस्या खड़ी होने लगी है। 2 दिनों से ओपीडी में अल्ट्रासाउंड ठप पड़ा है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन के पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं है। रानीखेत के राजकीय चिकित्सालय में 2023-24 की हुई वित्तीय बैठक में 2022-23 का आय व्यय का हिसाब भी रखा गया। साथ ही बैठक में बताया कि बिजली का भुगतान किया गया, पानी का भुगतान बिल ज्यादा होने के कारण रुका है। कंटोनमेंट से बिल कम करने के लिए बात चल रही है। एसडीएम जयकिशन ने पर्ची के 28 रुपए होने के बावजूद मरीज से 30 रुपए लिए जाने पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि मरीजों से फालतू पैसा नहीं लिए जाए। रोज की करीब 500 पर्ची कटी जाए। हॉस्पिटल में 27 चिकित्सालय है, लेकिन ईएनटी, हार्ट स्पेशलिस्ट, बाल रोग विशेषज्ञ की कमी है। और अभी मानसून ने उत्तराखंड में दस्तक ही दी थी कि मानसून की पहली बारिश में ही लछवाला फ्लाईओवर के घटिया निर्माण की पोल खोलकर रख दी। दरअसल लगातार हो रही बारिश के कारण सोंग नदी से पानी आने पर डोईवाला बाईपास पर बना लच्छीवाला भानियावाला फ्लाईओवर की अप्रोच रोड में मिट्टी दरकने से गड्ढा हो गया। बताया जा रहा है कि फ्लाईओवर निर्माण में कार्यदायी संस्थाएं के निर्माण की पोल खुल गई है। लच्छीवाला का पुल है, तो पिछले वर्ष भी मानसून के टाइम पे, जून जुलाई के टाइम पे ये एक बार टूटा था। वो मांग हमने उठाई थी पिछले जो एसडीएम थे हमारे पहले, और इस बार फिर वो अप्रोच रोड टूट चुकी है। तो जब हम मौके पे गए वहाँ पे देखा एक बहुत बड़ा होल अप्रोच रोड पे हो चुका है और बहुत बड़ी वहाँ पे दुर्घटना किसी भी टाइम हो सकती है। तो हमने जो अनियमितता हुई है वहाँ पे, जो जिस शासन द्वारा पीडब्ल्यू द्वारा या एनएस द्वारा, तो हमारा ये मांग है, माननीय मुख्यमंत्री को हमने ज्ञापन दिया है कि इसमें शीघ्र एक कमेटी गठित हो और उसमें जो भी अनियमितता जो पाई गई उसको ठीक किया जाए और संबंधित ठेकेदार को संबंधित विभाग द्वारा आदेशित किया जाए, उसको ठीक करके उस पर जांच बैठाई जाए। और उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में तेज बारिश की चेतावनी दी है। वहीं हरिद्वार में कांगड़ा पुल के पास कावड़िया गंगा नदी के किनारे नहाते समय नदी में डूब गया। कावड़िया अचानक अनियंत्रित होकर नदी के तेज बहाव की चपेट में आ गया, जिसके बाद मौके पर मौजूदा एसडीआरएफ टीम के जवान आशिक अली ने डूबते युवक को सकुशल बाहर निकाला। तो वहीं देहरादून एसटीएफ को एक बड़ी सफलता मिली है। अक्टूबर 2023 में हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में बदमाशों द्वारा चीता पुलिस पर फायरिंग करने के मामले में एसटीएफ देहरादून के मुख्य आरोपी फुरकान अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि पुलिस ने 5 बदमाशों में से 4 को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 1 लाख के नामी बदमाश फुरकान अहमद की तलाश देश के कई राज्यों में की जा रही है, लेकिन सूत्रों से सूचना मिलने के बाद एसटीएफ ने बिहार जिला भागलपुर से फुरकान को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, पिछले वर्ष अक्टूबर में लक्सर में काफ़ी सनसनीखेज घटना हुई थी। इसमें एक सुनार को लूटने के लिए कुछ बदमाश आए हुए थे और जब पुलिस को सूचना मिली तो हमारी चीता की टीम वहां पहुंची थी मौके पर और उनके द्वारा उसको पकड़ा गया था, एक बदमाश को। तो उसी में अपने को बचाने के उससे इनके द्वारा पुलिसकर्मियों पर फायरिंग की गई थी और इसमें 2 पुलिसकर्मियों की गोली लगी थी और काफ़ी गंभीर चोटें आई थी उन पर।
तो इसी घटनाक्रम में मुकदमा दर्ज करके लक्सर से इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। इसमें जो 2 मेन मुलजिम थे जिन्होंने फायर किया था वो फरार चल रहे थे, जावेद और फुरकान। इनके ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। इसमें हमारी एसटीएफ की टीम इनको लगातार पकड़ने के लिए प्रयासरत थी, काफ़ी समय से कार्य किया जा रहा था। तो उसी के क्रम में एक सफलता हमको हासिल हुई है और भागलपुर बिहार से जो फुरकान था, जो मुख्य आरोपी था, इसको वहाँ से तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।